वाह गोकुल भाई, बिरयानी तो तुम्हारी बड़ी जोरदार महक रही है। साहब जी, बस ईमानदारी से बनाता हूँ और कुछ नहीं। खैर, आदेश करिए, कितनी प्लेट दे दूं? भाई बिरयानी तो हम फिर किसी दिन खाने आएंगे। फिलहाल तो तुम ये बताओ कि ये सामने वाला पुल जो चोरी हुआ, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? चोरी हुए पुल की बात सुनते ही गोकुल सकपका गया। उसके चेहरे पर पसीना उभर आया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, पुल चोरी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता साहब जी। हाँ, देखा था कुछ लोगों को आते जाते, पर पता नहीं कब पुल चोरी हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। गोकुल कुछ तो छिपा रहा था। उसे इस कदर घबराया हुआ देखकर हवलदार लखन ने आवाज सख्त करते हुए कहा, अरे जो पता है साफ साफ बोल दे, वरना थाने ले जाकर जब लठ बजाना शुरू करूंगा ना, तो तोते की तरह सब बकने लगेगा, समझा? कोयले की हल्की आंच पर पकती हुई बिरयानी की भीनी भीनी खुशबू ने गोकुल के ठेले पर खड़े ग्राहकों को मदहोश कर दिया था। अरे गोकुल भाई, अब दे भी दो बिरयानी, वरना मुझे भूख से चक्कर आ जाएगा। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भूख ही नहीं थी, पर गोकुल की स्पेशल हांडी बिरयानी की महक नाक में जाने के बाद मेरे पेट में 10 प्लेट की जगह बन गई। गोकुल ने कोयले के ऊपर से एक हांडी उतारते हुए कहा, अरे थोड़ा सब्र रखो भाई लोगों, सबको मिलेगी भरपेट बिरयानी। बस थोड़ा अपने गांव की बुजुर्ग काकी को तो पहले चखने दो, उनका इस बिरयानी के बारे में बोलना जरूरी है। इतना बोलकर गोकुल ने हांडी का ढक्कन खोला और गर्मा गर्म बिरयानी प्लेट में निकाली। घी में पकी हुई खिले हुए चावल और नरम पीसों वाली बिरयानी की रंगत देखकर कई ग्राहकों के मुंह से लार टपक गई। फिर उस बिरयानी को गोकुल दूर बैठी काकी के पास ले गया और उन्हें खिलाते हुए बोला, काकी, अब बताओ ये नए तरीके से पकी हुई हांडी बिरयानी कैसी है? अरे वाह रे मेरे गोकू, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। क्या रंगत, क्या खुशबू, क्या स्वाद, वाह वाह, मजा आ गया। ले तू भी खा। इतना बोलते हुए काकी ने गोकुल के मुंह में ही बिरयानी का निवाला डाल दिया। गोकुल आंख बंद करके बिरयानी का स्वाद ले ही रहा था कि तभी उसकी आंख खुल गई। उसने देखा, ये क्या, वो तो अभी भी जेल में ही है और ये सब सिर्फ एक सपना था। उसकी आंखें भर आई। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये सब क्या हो गया? आज से कुछ दिनों पहले जो जिंदगी में जी रहा था, वो अब मेरे लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है। गोकुल दोबारा लेटते हुए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगा। आखिर क्या हुआ था गोकुल के साथ? चंदापुर गांव में रहने वाला गोकुल दिमागदार और हुनरमंद था। उसने शहर से स्पेशल हांडी बिरयानी बनाने का तरीका सीखने के बाद गांव के ही पुराने पुल के पास अपनी स्वादिष्ट हांडी बिरयानी का ठेला लगाना शुरू किया था। कुछ ही दिनों में उसकी बिरयानी का स्वाद गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जुबान पर चढ़ चुका था। गोकुल अच्छा धंधा करने लगा था, मगर उसकी एक ही गंदी आदत थी। अपने फायदे और लालच के चलते उसे अंदाजा ही नहीं होता था कि वो किसका और कितना नुकसान कर रहा है। इसके उलट उसकी पत्नी बिंदिया खूबसूरत भी थी, चालाक और ईमानदार भी। एक रोज सुबह सुबह गोकुल अपनी पत्नी के साथ बिरयानी बेच रहा था कि तभी गांव की बूढ़ी काकी अपने 10 साल के पोते के साथ उसके ठेले पर आते हुए बोली, अरे गोकू बेटा, झटपट मेरे लिए 1 प्लेट और मेरे पोते के लिए हाफ प्लेट बिरयानी लगा दे। अभी लो काकी, आपकी गर्मा गर्म बिरयानी। इतना बोलते हुए गोकुल ने 2 फुल प्लेट बिरयानी लगाकर काकी को दे दी। काकी ने भी ध्यान नहीं दिया और दोनों बिरयानी खाने लगे। काकी ने तो अपनी प्लेट खा ली, मगर उसके पोते ने आधी बिरयानी छोड़ दी। ये देखकर काकी ने गोकुल से कहा, अरे गोकू बेटा, तूने क्या मेरे पोते को फुल प्लेट बिरयानी दी थी? हाँ काकी, मैंने आप दोनों को फुल प्लेट बिरयानी दी है। पर मैंने तो इसे हाफ प्लेट देने को कहा था। अरे काकी, मैंने सुना नहीं। अब खैर, अब आपको 2 प्लेट के पैसे देने पड़ेंगे। ये तो गजब हाल है बेटा, मैंने तुझसे आधा मांगा था। अब मैं इस बिरयानी का क्या करूं? वो सब मुझे नहीं पता काकी, या खाओ या फेंक दो, मगर पैसे तो दोनों के देने पड़ेंगे। वाह बेटा, गलती तुम्हारी और सजा मैं भुगतूं। काकी ने किसी तरह जबरदस्ती वो हाफ प्लेट बिरयानी खाई और दोनों प्लेट के पैसे देकर चली गई। उसी शाम जब गोकुल अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने बोला, सुनो जी, ये सब अच्छा नहीं। सुबह मैंने भी सुना था काकी ने अपने पोते के लिए हाफ प्लेट बिरयानी ही मांगी थी,
और आपने पैसे बनाने के चक्कर में उन्हें फुल प्लेट दे दिया। हाँ, जानबूझकर दिया था। ये हाफ प्लेट में घाटा लगता है मुझे। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा काकी पर जो 2 प्लेट बिरयानी उन्हें भारी पड़ गई? बात पैसे की नहीं है जी, काकी की सेहत की है। इस बुढ़ापे में जबरदस्ती बिरयानी खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई। आपका लालच और सिर्फ अपना फायदा देखना एक दिन आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अरे भगवान, हो गया हो तेरा ज्ञान तो 2 रोटी खिला दे। वैसे भी मेरी चतुराई की कदर तो तुझे शुरू से ही नहीं है। बिंदिया जानती थी कि गोकुल को समझाना मतलब पानी पर लिखने जैसा था, इसलिए उसने इस बारे में कोई और बात नहीं की। दोनों ने खाना खाया और सो गए। इस घटना को कई दिन गुजर गए। एक रोज इलाके के डीएम साहब चंदापुर गांव का दौरा करने आए। डीएम साहब और उनका पीए मनोज अपनी कार से चलते हुए गांव की साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और हैंडपंप की सुविधा देख रहे थे। सर, जिस हिसाब से हमने और गांव के सरपंच देखे, उस हिसाब से चंदापुर गांव के सरपंच काफी ईमानदार हैं। सड़कों की सफाई, मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और पानी की व्यवस्था सब कुछ अव्वल दर्जे का कर रखा है। हाँ मनोज, जिस हिसाब से हम बिना बताए यहाँ दौरा करने पहुँचे हैं, उस हिसाब से तो देखकर यही लगता है कि सरपंच बाबू काफी ईमानदार हैं। कार नदी के किनारे वाले रास्ते पर चल रही थी। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी मनोज की नजर नदी की तरफ गई। बाहर देखते ही मनोज चौंकते हुए अपनी आंखें रगड़ रगड़ कर बाहर देखने लगा। हैं? सर, गजब हो गया। इतना बड़ा कांड, बाप रे! डीएम साहब ने भी बाहर देखा। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाए, फिर दिमाग पर जोर देने के बाद वो भी चौंक पड़े। हैं? चंदापुर गांव की नदी पर बना लोहे का वो पुराना पुल कहाँ गायब हो गया? पहले तो मनोज ने उस जगह की फोटो खींची, फिर अपने फोन से कई सारे लोगों को फोन करके तुरंत पंचायत भवन पहुंचने के लिए बोला। गांव, शहर सहित पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई कि चंदापुर गांव की नदी पर बना पूरा एक लोहे का पुल ही चोरी हो चुका है। सभी इस खबर से हैरान थे, मगर उधर गांव के पंचायत कार्यालय में इस बात का संज्ञान डीएम साहब द्वारा लिया जा रहा था, जहां मौके पर गांव के इंस्पेक्टर देव, सरपंच और पंचायत सचिव लल्लन मौजूद थे। डीएम साहब ने गुस्से में तमतमाकर कहा, इतना बड़ा हादसा आप लोगों के गांव में आपकी नाक के नीचे हो गया और आप कहते हैं कि आप लोगों को खबर नहीं? सर, हम तो कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए थे, अपनी आंखों का इलाज करवाने। अभी कल ही वापस आए। पर आप चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द उन चोरों का पता लगा लेंगे। तुम और तुम्हारा प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा है सरपंच। तुम्हें पता है पूरे देश में हमारे गांव और राज्य की कितनी बेइज्जती हो रही है? सर, ये बड़ी गलती है जो कि हमारी तरफ से हुई है, पर अब बिल्कुल भी फिक्र मत करिए सर। अगले 15 दिनों में हम इस घटना के असली अपराधियों को सामने ला कर रहेंगे। जी सर, हम जल्द से जल्द इस घटना की सारी अपडेट आपको देंगे। मात्र 15 दिन। इन 15 दिनों में हमें अपराधी सलाखों के पीछे चाहिए, वरना सभी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। अंडरस्टैंड? यस सर। डीएम साहब सभी को वार्निंग देकर वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोकुल हांडी बिरयानी से अपना ठेला सजा ही रहा था कि तभी पुलिस की जीप आकर वहाँ रुकी और इंस्पेक्टर और हवलदार ने उतरते हुए कहा, वाह गोकुल भाई, बिरयानी तो तुम्हारी बड़ी जोरदार महक रही है। साहब जी, बस ईमानदारी से बनाता हूँ और कुछ नहीं। खैर, आदेश करिए, कितनी प्लेट दे दूं? भाई, बिरयानी तो हम फिर किसी दिन खाने आएंगे। फिलहाल तो तुम ये बताओ कि ये सामने वाला पुल जो चोरी हुआ, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? चोरी हुए पुल की बात सुनते ही गोकुल सकपका गया। उसके चेहरे पर पसीना उभर आया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, पुल चोरी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता साहब जी। हाँ, देखा था कुछ लोगों को आते जाते, पर पता नहीं कब पुल चोरी हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। गोकुल कुछ तो छिपा रहा था। उसे इस कदर घबराया हुआ देखकर हवलदार लखन ने आवाज सख्त करते हुए कहा, अरे जो पता है साफ साफ बोल दे, वरना थाने ले जाकर जब लठ बजाना शुरू करूंगा ना, तो तोते की तरह सब बकने लगेगा, समझा? थाने और लठ का नाम सुनकर गोकुल और ज्यादा डर गया। तब तक उसकी दुकान में कुछ ग्राहक भी इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने भी बारी बारी कहा, अरे क्यों झूठ बोलता है गोकुल भाई, मैंने खुद देखा है, कई सारे पुल काटने वाले मजदूर तेरी ही बिरयानी खाने आते थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी देखा है। दोपहर का खाना वो लोग यहीं खाते थे। उन्हें करीब से किसी ने देखा था तो गोकुल भाई ने। गोकुल बुरी तरह फंस गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी।
फिर इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार ने उसे गिरफ्तार किया और थाने लेकर चला गया। शाम होते होते सरपंच पंचायत सचिव लल्लन और अपने भांजे दीपू के साथ पहुंचा और गोकुल को देखते हुए बोला, मैंने गांव में और कई लोगों से बात की इंस्पेक्टर साहब। सभी ने बताया कि गोकुल न सिर्फ उन्हें बिरयानी खिलाता था, बल्कि उनके इस्तेमाल होने वाले औजार भी हिफाजत से रखता था। अरे मुझे तो पक्का पता है उन चोरों के साथ पूरी तरह से मिला हुआ है, वरना उनसे बातें करके इसे शक कैसे नहीं हुआ है? इस पे डंडे बरसाओ, सब उगल देगा। गोकुल बुरी तरह फंस चुका था। उधर जब ये बात बिंदिया को पता चली कि गोकुल को पुलिस ले गई है, तो वो दौड़ी दौड़ी सरपंच के बंगले पर पहुंची, जहां सरपंच अपने भांजे दीपू से बातें कर रहा था। सरपंच जी, अब आप भी कुछ कर सकते हैं। आपको तो पता है वो लालची और मतलबी जरूर है, पर मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें बचा लीजिए। देखो बिंदिया, मैंने इस गांव और गांव के लोगों का हमेशा भला सोचा है। मैं सभी की मदद के लिए हूँ, पर इस वक्त मामला थोड़ा गंभीर है। सारे गांव भर और पुलिस के आरोप गोकुल के ही खिलाफ हैं। मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बिंदिया अपने आप को काफी असहाय महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो किसकी मदद ले, मगर फिर उसमें न जाने कहां से आत्मबल आ गया। अब वो खुद ही अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए कमर कस चुकी थी। कुछ देर बाद पुलिस थाने में बिंदिया इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। तो तुम हो इस चोर की पत्नी? हमने इसे रात भर पीटकर सच उगलवाने की कोशिश की, मगर इसने कुछ नहीं कबूल किया। इससे कहो, अगर ये तुम दोनों की जिंदगी सलामत चाहता हो तो अपना जुर्म कबूल कर ले। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं इन्हें यही समझाने आई हूँ। बस आप मुझे इनसे अकेले में 5 मिनट बात करने दीजिए। इंस्पेक्टर के इशारे पर हवलदार ने बिंदिया को गोकुल से बात करने दी, जहाँ बिंदिया को देखते ही गोकुल रोते हुए बड़बड़ाने लगा। मैंने कुछ नहीं किया है बिंदिया। मेरा सिर्फ इतना कसूर था कि मुझे उन लोगों पर शक था, पर मैंने अपनी बिरयानी के मुनाफे के चक्कर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि रोज 50 प्लेट बिरयानी ज्यादा बिक रही थी। ये भगवान ने मुझे मेरे लालच का ही फल दिया है। आप पहले रोना बंद करो जी। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी आपको बेगुनाह साबित करने में, और असली मुजरिमों को भी पकड़वाऊंगी। बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। फिर बिंदिया ने गोकुल के कान में कुछ बताया और वहाँ से चली गई। अगले कई दिनों तक बिंदिया इलाके से सीसीटीवी खंगालती रही, लोगों से पूछताछ करती रही। उसे गोकुल ने बताया था कि पुल काटने वाले चोर इस गांव के नहीं लग रहे थे, पर उसे ये यकीन था कि गांव में किसी ने तो उनकी मदद की है। एक रात ऐसे ही बिंदिया जब सो रही थी, तभी एक बड़ा पत्थर खिड़की से आकर अंदर गिरा। बिंदिया डर गई। उसने देखा पत्थर के साथ एक कागज का टुकड़ा भी था, जिस पर लिखा था, हमारे बारे में ज्यादा जांच पड़ताल करना तुझे भारी पड़ सकता है, इसलिए चुपचाप ये गांव छोड़कर चली जा। बिंदिया पहले तो डर गई, फिर उसने चौंकते हुए कहा, ये राइटिंग तो मैं पहचानती हूँ। ये तो। आने वाले दिनों में बिंदिया गांव से गायब हो चुकी थी। इधर गोकुल भी हिम्मत हार चुका था। उसने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। आज उसकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी थी। उसके बाद वो हमेशा के लिए जेल में ही रहने वाला था। सरपंच और सचिव सहित गांव के और लोग भी थे थाने में। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, हवलदार, गोकुल को खिला पिलाकर तैयार रखो। आज इसकी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेशी है, जहां ये अपना जुर्म कबूल करेगा और फिर इसे जो सजा मिलेगी उसके हिसाब से देखेंगे। तभी थाने में बिंदिया दाखिल होते हुए बोलती है, अरे ऐसे कैसे मनमानी सजा हो जाएगी इंस्पेक्टर साहब, जब बिंदिया सच्चा सबूत लेकर आई है अपने साथ। इतना बोलते हुए बिंदिया ने एक कैमरा इंस्पेक्टर के टेबल पर रख दिया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, एक वीडियो चलने लगा, जिसे पूरा देखने के बाद इंस्पेक्टर उठकर सरपंच जी के पास गया और उन्हें हथकड़ी पहनाते हुए बोला, ये तो वही हाल हो गया सरपंच जी, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। अरे हम तो समझ ही नहीं पाए इस ईमानदार छवि के पीछे एक शातिर चोर छिपा है। ये क्या बेहुदा मजाक है इंस्पेक्टर? मैंने कुछ नहीं किया। गांव वाले जानते हैं मैं शरीफ आदमी हूँ। इस औरत ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। हाँ, अरे ये या मैं झूठ बोल सकते हैं, ये कैमरे की रिकॉर्डिंग तो झूठ नहीं बोलेगी ना। इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद बाकी लोगों को भी रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें सरपंच जी चोरों के गिरोह के साथ पुल चोरी करने का प्लान बना रहे थे। सभी हैरान थे और सरपंच जी अपना भांडा फूटने के बाद गिड़गिड़ा रहे थे।
मगर इंस्पेक्टर ने उनकी एक ना सुनी, उन्हें हवालात में डाल दिया और गोकुल को बाइज्जत बरी कर दिया। फिर सबके जाने के बाद इंस्पेक्टर ने बिंदिया से कहा, अरे वाह बिंदिया, तुमने तो कमाल कर दिया। पर तुम्हें ये कैमरा मिला कहाँ से? मैं अपने हिसाब से इस केस की छानबीन कर रही थी सर। फिर एक दिन मेरे घर में किसी ने एक पत्थर फेंका जिसमें लिपटे हुए कागज में मेरे लिए गांव छोड़ने की धमकी थी। मैंने जैसे ही वो पढ़ा, मैं राइटिंग पहचान गई, क्योंकि पहले मैं गांव के आंगनबाड़ी में पढ़ाती थी। ये किसी और की नहीं बल्कि सरपंच के भांजे दीपू की लिखावट थी। उसकी राइटिंग देखकर मैं समझ गई कि इसमें सरपंच जी का भी हाथ हो सकता है। फिर मैं अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहते हुए दीपू को ब्लैकमेल करने लगी कि मैं उसे जेल भिजवा दूंगी। कुछ दिनों तक डराने के बाद उसने कबूल किया कि उसने सरपंच जी के कहने पर ऐसा किया। फिर क्या था, थोड़ा और चढ़ाने के बाद उसने सरपंच जी की छिपकर रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो भी मुझे भेज दी, जो मैं आपके पास लेकर आई हूँ। मगर दीपू है कहाँ? फिलहाल तो वो भाग गया है इंस्पेक्टर साहब, मगर बहुत जल्दी वो भी आपकी गिरफ्त में होगा। पुलिस थाने से गोकुल को लेकर जाते हुए बिंदिया ने कहा, देखा पतिदेव जी, आपकी बिंदिया का कमाल। इसीलिए मैं कहती थी, लालच बुरी बला। तुमने सही कहा था बिंदिया, लालच बुरी बला है। अब तो मैं बिना आधार कार्ड के किसी को बिरयानी नहीं बेचूंगा। हाँ। उसकी इस बात पर सभी हंस पड़ते हैं और फिर बिंदिया गोकुल के साथ वहाँ से चली जाती है।